हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 12 का जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, जो इसमें इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आते हैं उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और 2020 में आया भी है ये क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो टॉर्क अप्लाई होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो पहले आप समझिए इस टॉपिक को कैसे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, हम कैसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम। देखिए, इक्वी डिस्टेंस होना है। क्या होना है? इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमने इक्वी डिस्टेंस के हिसाब से क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा है। क्या रखा है? एक डाइपोल। ठीक है, मान लीजिए डाइपोल रखा है। ठीक है, हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं जिसमें डाइपोल एक एंगल पे है। किस पे है? एंगल पे ना। जनरल केस लेते हैं जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल जो होता है उस पर क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू ले लिया, और एक साइड नेगेटिव चार्ज होगा, इसको क्या ले लिया, माइनस क्यू। कितने एंगल पे रखा है, मान लिया एंगल हमने कितने एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे रखा है? थीटा। ठीक है, अब टॉर्क क्यों लगा ये समझिए। टॉर्क इसलिए लगा क्योंकि हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, वो होता है F/Q। कितना होता है? F/Q। यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, Q × E। मतलब क्या, इसको समझिए। ये Q क्या है? चार्ज। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। क्या अप्लाई करेगी? फोर्स। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बात ये। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई होता है, फोर्स। तो अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आपको कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगता है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। जबकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो अप्लाई होता है वो कैसा अप्लाई होता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा अप्लाई होगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कैसा फोर्स अप्लाई होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर कैसा फोर्स अप्लाई होता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसको हमने फोर्स का नाम दे दिया F1 और इसका क्या नाम दे दिया, प्लस QE। कितना नाम दे दिया, प्लस QE। ऐसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इधर इस साइड हमने इधर लिया प्लस QE, तो इसका इधर होगा क्योंकि इसको रिपेल करेगा, और इधर F2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, माइनस QE। कितना हो जाएगा, माइनस QE। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लगते हैं और दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट। देखिए दोनों फोर्स क्या है, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग। तो ये फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, अब रिपेल करेंगे तो ये डाइपोल क्या होगा, अपने एक्सिस पे क्या होगा, रोटेट होगा। तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पे रोटेट करा दे, उस फोर्स को क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉर्क। ठीक है, ये फोर्स हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्क की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो टॉर्क के लिए क्या लिख सकते हैं, ए फोर्स विच rotate the body on its axis is called
इज कॉल्ड टॉर्क। क्या कहलाता है? टॉर्क। तो इस डेरिवेशन को आप कैसे करेंगे? तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए, व्हेन ए डाइपोल placed in a uniform electric field, the charge on dipole, जो डाइपोल पे चार्ज हैं, डाइपोल एक्सपीरियंस फोर्स, क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। और एक फोर्स क्या हो गया? F1, वो कितना हो जाएगा? प्लस QE, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो F2 है वो कितना होगा? माइनस QE, वो कहाँ होगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर किधर लगता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो नेट फोर्स, अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितना हो जाएगा? एफ नेट क्या होता है? F1 प्लस F2। बट यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? प्लस QE और माइनस QE, और नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0 ना। नेट फोर्स हमेशा डाइपोल पे कितना होता है? 0। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? बट these two forces applied with different line of action। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? फिर से देखिए, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये देखो, इस पोर्शन पे अप्लाई हो रहा है, ये तो ऐसे अप्लाई हो रहा है, और ये वाला फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है ना। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग है। क्या है? अलग। अब ऐसा लाइन ऑफ एक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? बॉडी रोटेट होती है। क्या होती है? रोटेट। और जब सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है, सपोज दैट एक रस्सी को दो लोग पकड़ के खींचेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रस्सी क्या होगी ना? अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स 0 होगा, तो रस्सी ना एक आदमी की तरफ जाएगी ना दूसरे आदमी की तरफ। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। यहाँ पे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, इसलिए डाइपोल क्या होगा? रोटेट हो जाएगा ना। और कोई भी बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट हो जाए तो वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टॉर्क में। तो अब यहाँ पे बात हम करेंगे टॉर्क की, कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क, इसको टो से डिनोट करते हैं, और क्या होता है? आइदर वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। आइदर, क्योंकि टॉर्क जब भी लगेगा तो दो फोर्स होगा, तो आप कोई भी ऐसा भी फोर्स ले सकते हो, F1 और F2 दोनों में से। मैंने प्लस QE ले लिया, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये आपको निकालना है। तो देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाऊं तो ऐसा हो रहा है कुछ, ठीक है। अब एक फोर्स को, क्योंकि 3D डायग्राम है तो मैं थोड़ा सा इसको कवर कर दूं। एक फोर्स ऐसा लग रहा है, इसको नाम दे दूं मैं कितना? F1, और इसको नाम क्या देते हैं? F2 दे दें ना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। और ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसा हो जाएगा। अब एंगल कितना था? थीटा, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? थीटा। डाइपोल की जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाएगी? 2a। कितनी हो जाएगी? 2a, ठीक है। तो हमको जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में, दोनों फोर्स के बीच में, ये डिस्टेंस हो गई।
अगर सपोज दैट एक फोर्स ऐसा लग रहा है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि 3D है कहीं भी फोर्स लग सकता है, ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन। और दूसरे वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, दूसरे वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये हो गया, इसको निकालना है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है और क्या पता है ये चीज़ क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो कौन सा फॉर्मूला, हम इसका नाम दे दें अगर ए बी और ओ, तो यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस हो गया, बी ओ। कौन सा डिस्टेंस हो गया, बी ओ ना। अब बी ओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, ये थीटा से निकालें। हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें, ट्रिग्नोमेट्री के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी बी पी बाय एच एच पी। तो देखिए परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला। और फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी ओ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। कितना हो गया, 2a। ठीक है, बी ओ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया, बी ओ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। तो यहाँ से अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दो, यहाँ से अगर बी ओ निकालना है तो ये 2a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। इस बी ओ की वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टॉर्क। देखो टॉर्क जो है कितना मिल जाएगा, क्यू ई इंटू बी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, 2a और साथ में कितना, साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, q इंटू 2a और e इंटू साइन थीटा। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मुझे पता है q इंटू 2a, कोई भी चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता था, q इंटू 2a ना। तो इस q इंटू 2a की जगह मैं यहाँ पे टॉर्क में क्या लिख सकता हूँ, q इंटू 2a की जगह p और साथ में क्या आ गया, e और साथ में क्या आ गया, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कि टॉर्क जो डाइपोल पे लगता है वो कितना लगता है, पी ई साइन थीटा। और p क्या है, डाइपोल मोमेंट। क्या है, डाइपोल मोमेंट। क्या है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ आपका डेरिवेशन ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको बोले इसी क्वेश्चन में कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेक्टर फॉर्म में शो करो। तो इन वेक्टर फॉर्म फॉर्मूला क्या आया टॉर्क का, देखो तो कितना आया, पी ई और क्या आया, साइन थीटा ना। ये फॉर्मूला आया टॉर्क का। अब P जो डाइपोल मोमेंट है ये भी क्या है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर। और दो वेक्टर के साथ अगर साइन थीटा होता है तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। आपने अगर थोड़ा भी वेक्टर पढ़ा है, अगर दो वेक्टर के साथ साइन थीटा आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है क्या होता है आंसर। हाँ, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखा जाता है, टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क जो है आपका कितना हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है, मतलब जो आंसर आ रहा है टॉर्क, ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वेक्टर। ठीक है, दो टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो वेक्टर के साथ अगर कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा, तो उसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और अगर दो वेक्टर के साथ साइन थीटा आ रहा है तो वो कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसको लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आंसर हमेशा वेक्टर आता है, और जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर हमेशा कैसा आता है, डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कैसा आता है, स्केलर। कैसा आता है, स्केलर। तो क्लास 12 में जितने भी टॉपिक हमारे सब क्या हैं, मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा और आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके आए हैं, चाहे चैप्टर 1 के हों, चाहे चैप्टर 2 के हों, चाहे चैप्टर 3,
या आपकी सेकंड बुक के। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, डेरिवेशन के चैप्टर 1, 2, 3 और 4 ना। तो हम आगे इस कंटिन्यू करते रहेंगे सीरीज़ को। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ही करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।